प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के हित में लिए 7 अहम फैसले। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मिली मंजूरी। शंभू बॉर्डर मामले में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी की गठित। पंजाब सरकार व किसानों को मामले पर राजनीति न करने के दिए निर्देश। भाजपा के सदस्य अभियान के पहले दिन जन नायक जनता पार्टी ने पूर्व नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री रहे देवेंद्र सिंह बबली सहित 2 अन्य नेता भाजपा में हुए शामिल। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में जन आशीर्वाद रैली को किया संबोधित। कहा, युवाओं और किसानों का शोषण करने वाले अब मांग रहे हैं हिसाब। आप नेता मनीष सिसोदिया ने फरीदाबाद में निकाला रोड शो। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के हित में अहम 7 फैसले लिए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कैबिनेट ने 2817 करोड़ रुपए के निवेश वाले डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के तहत एग्रीस्टैक और कृषि निर्णय सहायक प्रणाली को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा 3969 करोड़ रुपए की खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य 2047 के लिए जलवायु अनुकूल फसल विज्ञान और खाद्य सुरक्षा के लिए किसानों को तैयार करना है। 2817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे। एक रहेगा एग्री स्टैक, दूसरा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, प्लानिंग के लिए जो चाहिए इनपुट्स वो सब, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, सैटेलाइट से जो आता है डेटा वो, फिर एक तरीके से कितनी क्रॉप यील्ड है उसकी मॉडलिंग के लिए जो चाहिए डेटा, कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो काम में आती है जरूरत, जो इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, वो सारे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे। साथ ही कैबिनेट ने कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूती प्रदान करने के लिए 2291 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। भारत में बागवानी के सतत विकास के लिए 860 करोड़ रुपए और किसानों की आय में सुधार के लिए 1702 करोड़ रुपए की परियोजना सहित सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी गई है। पिलर्स हैं। पहला है कि ये सारा का सारा काम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के गाइडेंस में ओवरऑल देश भर में होगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी कंट्रीब्यूट करेगी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज भी कंट्रीब्यूट करेगी, और सारा फोकस रहेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से और आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसके आधार पे कैसे एजुकेशन को, एग्रीकल्चरल एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया जाए और किसानों के पास कैसे ये सब नॉलेज पहुंचे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। 3300 करोड़ रुपए निवेश में स्थापित होने वाली इस इकाई की क्षमता 60 लाख चिप प्रतिदिन होगी। अंबाला स्थित हरियाणा पंजाब की सीमा पर लगने वाले शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। बॉर्डर खुलवाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी में 3 सदस्य पंजाब के जबकि 3 सदस्य हरियाणा से शामिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, यह बेहद ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। पंजाब सरकार इसकी राजनीतिकरण ना करे। साथ ही कोर्ट ने किसान नेताओं को भी कहा कि वो भी इस मामले का राजनीतिकरण ना करें और मिल बैठकर पूरे विवाद का हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी खुद मुद्दे तय करे जिनका निपटारा किया जाना जरूरी है।
जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी में हरियाणा के पूर्व डीजीपी बीएस संधू सहित एक अन्य को हरियाणा की तरफ से तो पंजाब की तरफ से प्रोफेसर रंजीत सिंह घुम्मन, प्रोफेसर सुखपाल सिंह और एक अन्य सदस्य को शामिल किया गया है। पिछली 2 सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर की 1 लेन खोलने को कहा था। इस मामले में किसानों की पंजाब व हरियाणा के अधिकारियों के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही थी। गौरतलब है कि शंभू बॉर्डर पिछले करीब 6 महीनों से बंद है, जिस कारण व्यापारियों सहित प्रतिदिन आवाजाही करने वाले स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जननायक जनता पार्टी के पूर्व नेता देवेंद्र सिंह बबली और सुनील सांगवान आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में इन्हें पार्टी में शामिल किया गया। इस दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव व प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहे। बिप्लब कुमार देव ने कहा कि आज पार्टी के सदस्यता अभियान के दिन देवेंद्र सिंह बबली, सुनील सांगवान व संजय कबलाना प्रधानमंत्री मोदी की सोच से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिलेगा। और संजय कबलाना जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दिशा और जो काम का एक नया आयाम तैयार किया, उसको देखते हुए पार्टी में ज्वाइन किया। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपके साथ बड़े मात्रा में समर्थक यहां आए हुए हैं, जो कि हरियाणा में अलग अलग जगह में सरपंच है, बड़े बड़े पद में बैठे हुए हैं। वहीं देवेंद्र सिंह बबली की पहले कांग्रेस में जाने की अटकलें थी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के कहा कि देवेंद्र बबली से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्हें टिकट देने से मना कर दिया गया था। बबली की फीडबैक रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उन्हें टिकट देने से मना किया गया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने आज दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची को लेकर कहा कि सूची आज जारी नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों को लेकर कहीं भी पेच नहीं फंसा है, लिस्ट लंबी है, इसलिए पार्टी द्वारा सभी उम्मीदवारों का सर्वे कर फीडबैक लिया जा रहा है। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व कोई फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि आज टिकटों को लेकर दिल्ली में कोई बैठक नहीं है। इससे पहले कल देर शाम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से उनके आवास पर मुलाकात की। हालांकि सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा की सीईसी की बैठक के दौरान हरियाणा की पहली लिस्ट में बड़े चेहरों के नाम नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने बैठक में छोटी लिस्ट के बजाय जंबो लिस्ट जारी करने की सलाह दी। 90 विधानसभाओं की चर्चा हमारा केंद्रीय चुनाव समिति कर चुकी है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे जनप्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और 2-4 दिन के अंदर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। वहीं आज नई दिल्ली में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि आज या कल उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। सभी सीटों पर पैनल बना लिए गए हैं। है और जो है 90 सीट में से भारी जंगी बहुमत से हम जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की डिपॉजिट कई सीटों पे चली जाएगी, वो भी मैं आपको पूरा जो है विश्वास से कह सकता हूँ। कहते पैनल में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 ही और जो है 2 से ज्यादा भी हो सकता है। इट नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा विधायक ज्यादातर सब लोग जो है रिपीट हो जाएंगे, मगर उसमें जिसकी भी कमजोरी है तो निश्चित रूप से उसका भी आकलन किया जाएगा। कांग्रेस का कोई भी एक भी कैंडिडेट, एक भी वर्कर कह नहीं सकता है। हाँ, हो सकता है कि कोई बीजेपी से आया हुआ कोई बंदा हो, बीजेपी ने यहाँ प्लांट किया हुआ बंदा बोल सकता। उधर आज सिरसा में जजपा की अहम बैठक हुई। पार्टी की पीएसी और सलाहकार की संयुक्त समिति की बैठक में घोषणा पत्र के बिंदुओं पर चर्चा हुई। उसके अलावा विधानसभा उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की गई। जजपा अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला व दुष्यंत चौटाला सहित
अनेक नेता मौजूद रहे। भाजपा की सोनीपत में कल आयोजित मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा के तहत जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। उन्होंने कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर कहा कि मैंने अगर अपने 10 वर्षों का पूरा हिसाब दे दिया तो कांग्रेस आईसीयू में चली जाएगी। जिन्होंने देश के लोगों, प्रदेश के युवाओं व किसानों का शोषण किया है, वो लोग हिसाब मांगते फिर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 अक्टूबर को वोटिंग है और 8 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। हमारी सरकार बनते ही मैं और तेज गति से हरियाणा के विकास के लिए काम करूंगा। भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में नॉन स्टॉप काम किया है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने हैप्पी कार्ड योजना लागू की, 50,000 नई नौकरियों की योजना, ओबीसी चौपालों के नवीनीकरण, बिजली कनेक्शन का बकाया माफ किया। सरकार ने किसानों की सभी फसलों का एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी। अग्निवीरों के लिए सरकार की नौकरियों में आरक्षण, अनुसूचित जाति की मेधावी छात्राओं को सम्मानित करने, किसानों के बकाया आबियाना माफ करने का फैसला भी लिया। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर नॉन स्टॉप काम किए हैं। भाइयों, हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं देखता हूं आज कुछ लोग, अरे जिन्होंने काम किया हो वो काम तो अपना बताते हैं कि हमने ये किया है, हमारी सरकार थी, हमने वो किया है। भाइयों, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 56 दिनों में ऐतिहासिक निर्णय लेकर हरियाणा को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगले 2 दिनों में टिकटों की घोषणा कर देगी। पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी तथा आगामी चुनाव में विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। ये बात उन्होंने आज भिवानी जिला के लोहारू हलके के गांव सोहासड़ा, ढाणी चंदू, ढाणी गंगा बिशन, ढाणी श्यामा, बिसलवास सहित दर्जन भर गांवों का दौरा करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों से राज्य सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के बल पर भाजपा को वोट दिए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पूरा उत्साह है तथा मेरिट के आधार पर नौकरी देने से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। नौकरियां दी, मेरे इलाके के किसानों को बीमा मुआवजा मिला, मेरे इलाके के किसानों को 24 घंटे बिजली मिली, यहाँ के लोगों को नहरी पानी मिला और सरकार की नीतियाँ सिलेंडर 500 रुपये में मिलने की है, हमारे हैप्पी कार्ड की योजना है, हमारे स्वास्थ्य कार्ड की योजना है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने की योजना है। मैं समझता हूँ इसके बहुत ही सुखद परिणाम हैं और यहाँ की जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी निश्चित तौर पर। सरकार में ये केंद्र नेतृत्व का काम है, 1-2 दिन में टिकटों का फैसला हो जाएगा। आम आदमी पार्टी द्वारा कल अंबाला के नारायणगढ़ में आयोजित बदलाव रैली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा के एक तरफ दिल्ली है तो दूसरी तरफ पंजाब है, बीच में हरियाणा है। दोनों जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों जगह पर ही बिजली फ्री है, अस्पताल खुल रहे हैं, लेकिन हरियाणा में क्यों नहीं बन रहे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को कई बार मौका दिया है, भाजपा को भी कई बार मौका दिया है, इनेलो को मौका दिया है, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। दिल्ली और पंजाब में भी ऐसे ही लूटते रहे तो लोगों ने एक नया रास्ता ढूंढा। फिर दिल्ली और पंजाब के लोगों ने ऐसी पटरी बनाई जहां डबल इंजन नहीं, नया इंजन दौड़ता है। हरियाणा को डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की जरूरत है। उदू भलाइया लो, गनाई लो, फनाई लो, की करिए यार। सारे टाइम दे के देख लिया पंजाब ने भी, अकाली दल, फलाना दल, कांग्रेस, बीजेपी। फिर लोगों ने एक नवा रास्ता लभ्या। दिल्ली के लोगों ने 2015 च एक ऐसी पटड़ी बनाई जिते डबल इंजन नहीं, नवा इंजन दौड़दा, नवा इंजन। 2022 च
पंजाब के लोगों ने कैसी पगड़ी बनाती जिते जमी नवे यंग मुंडे कुड़ियां एमएलए बन गए। ओ बादल का सारा टब्बर हार गया, ओ कैप्टन का सारा टब्बर हार गया, ओ मलूके पट्ठल सब हार गए। प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि इस रैली में बड़ी संख्या में पहुंचकर आप लोगों ने बदलाव का संदेश देने का काम किया है। अब हरियाणा में बदलाव का वक्त आ गया है। हरियाणा में भी दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कल बल्लभगढ़ में रोड शो निकाला। रोड शो में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन ने भाग लिया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को एक मौका दें। हरियाणा की जनता ने सबको मौका देकर देखा है, लेकिन किसी ने आपके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल नहीं बनवाए। आपके बेटे को दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो आज दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी। देश की तरक्की अच्छे स्कूलों और अस्पतालों से होगी, नेताओं के भाषण से नहीं। इसलिए इस बार आने वाली 5 अक्टूबर को अपने बच्चों के भविष्य के लिए झाड़ू के निशान पर बटन दबाएं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो उनके काम को देखकर पंजाब के लोगों ने मौका दिया। अरविंद केजरीवाल एक आम परिवार से हैं और आपके हरियाणा से हैं। बहुत खुशी हुई यहाँ का माहौल देख के, जिस तरह से लोग दुकानों से रेस्पॉन्स दे रहे थे, रास्ते चलते आते जाते लोग रेस्पॉन्स दे रहे थे और विक्ट्री का निशान दिखा रहे थे। उससे निश्चित है कि हरियाणा में 10 साल के भाजपा के शासन से मुक्ति का बदलाव अब चाह रहे हैं लोग और केजरीवाल जी को एक ऐसे विकल्प के रूप में देख रहे हैं जो हरियाणा के बच्चे हैं, हरियाणा में पैदा हुए, हरियाणा के लाल हैं। और दिल्ली में जाके दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो मुख्यमंत्री बन के वहाँ काम किया, पंजाब के लोगों ने मौका दिया तो सरकार बना के वहाँ शानदार स्कूल अस्पतालों पे बिजली पे काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए जो गारंटी दी है उस पर काम कर रहे हैं। हर एक महिला को 1000 रुपए महीने देने की गारंटी पे काम कर रहे हैं। यहाँ भी मौका मिलेगा, यहाँ भी केजरीवाल जी की 500 गारंटियों पे काम होगा। हरियाणा की जनता भाजपा से हाजिर आ चुकी है। केजरीवाल जी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रही है जो हरियाणा का बेटा है, हरियाणा के लिए कुछ भी कर सकता है। जनता, आम आदमी पार्टी जनता के साथ खड़ी है। किसान भवन में कल कैथल ब्लॉक के 32 सरपंच कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। सुरजेवाला ने पार्टी में सभी लोगों का स्वागत करते हुए उन्हें पूरा मान सम्मान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कैथल जिले में कुल 43 गांव हैं, जिनमें से 32 सरपंच कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं। जो बाकी साथी बचे हैं उन्हें भी जल्द पार्टी में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत जल्दी नगर पालिका के भी बहुत सारे साथी जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार ने सरपंचों और पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार छीनकर और 1.5 साल तक चुनाव ना करवाकर कुठारघात किया है। बड़े भाइयों और बाकी सारे छोटे भाइयों की ओर से कि जिस प्रकार से 10 साल कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में सरपंच साहिबान के सहयोग से उनके तत्वाधान और नेतृत्व में हमने कार्य किया, हम गांवों का और ज्यादा डबल स्पीड से तरक्की करेंगे। ये लग रहा है, ये साफ है कि जिस प्रकार से इकट्ठा होकर इलाके ने, देखिए ये लोग, ये सारे मेरे भाई कांग्रेस में नहीं शामिल हो रहे, ये इस इलाके के एक मुश्त इकट्ठा होने की आवाज है, ये इस इलाके की एक मुट्ठी बनने की आवाज है, ये इस इलाके में विकास और तरक्की का बोलबाला हो। यहाँ 4 विधायकगण हैं, हमारे साथी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पर चारों के पास जब जाते हैं लोग तो यहाँ मैं इसलिए इनका नाम रख दिया है कैथल में, यहाँ मेरी तो चल्दी कोनी सरकार है। हमने मेरी तो चल्दी कोनी सरकार को बदल कर कैथल की चाले से सरकार बनानी है। इनेलो व बसपा का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन कल देर शाम निर्वाणा की कपास मंडी में आयोजित किया गया, जिसमें इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला व प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने शिरकत की। अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी व कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां प्रदेश को लूटने पर तुली हैं, जबकि इनेलो व बसपा पार्टी मिलकर प्रदेश को बचाने का काम करेंगे। इसलिए हमने गठबंधन किया है। यह गठबंधन मजदूर और किसान का गठबंधन है। आप सत्ता का परिवर्तन करो, हम चौधरी देवीलाल व मान्यवर कांशीराम की नीतियों पर चलकर जींद को राजधानी बनाने के साथ साथ हरियाणा की अलग हाई कोर्ट बनाने का काम करेंगे।
यहाँ साथियों ये दोनों मिलकर के प्रदेश को कहीं लूटना चाहते हैं। भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इन लुटेरों से इस प्रदेश को छुटकारा दिलाने के लिए आपस में गठबंधन करने का काम किया है। ये गठबंधन कोई मामूली सा गठबंधन नहीं है साथियों। मेरे से पहले इस बात का जिक्र किया गया था, ये समझने की जरूरत है आपके, ये मजदूर और किसान का आपसी गठबंधन है। जब भी कोई सरकार बनती है, जब भी कोई चुनाव आता है, तो जो भी राजनीतिक दल चुनाव के मैदान में लोगों के बीच में जाता है, हर व्यक्ति कहता है हम मजदूर का भला करने का काम करेंगे, हर व्यक्ति कहता है हम किसान को ताकत देने का काम करेंगे। लेकिन जब सत्ता पे काबिज हो जाते हैं तो किसान और मजदूर के खिलाफ कानून बना करके उन्हें परेशान करने की कोशिश की जाती है। आप सरकार बनाओ, सरकार बनने के बाद सारे पोर्टल खत्म कर दिए जाएंगे, केवल राशन कार्ड के माध्यम से सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। वहीं इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी ने लोगों के प्रदेश की जनता को बहुत सताया है, लेकिन अब इनेलो व बसपा के गठबंधन की सरकार बनने पर आपकी सब परेशानियों को दूर किया जाएगा। ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल के भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने सताया ही बहुत है। इसलिए सताया कि हरियाणा प्रदेश के नहीं देश के लोगों से कहा था कि 15 लाख रुपए हर के खाते में आएंगे, एक पैसा भी नहीं आया था। जुमला कह करके मुकर गए थे। देश के किसानों को बरगलाया था, ये कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। ये किसानों से वादा किया था कि एमएसपी का कानून बनाएंगे। किसानों से ये कहा था कि 2022 में तुम्हारी आमदनी दोगुनी कर देंगे। इस देश की आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद किसान हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में इनेलो बसपा गठबंधन ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 7 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कलायत से इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा को, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की पत्नी शीला राठी को बहादुरगढ़ से, तायब हुसैन भीमसिका को हथीन से, अर्जुन चौटाला को रानिया से, हिसार की नारनौत सीट से उमेद लोहान को, शेर सिंह बड़शामी को लाडवा से, मास्टर गुरतेज सिंह सुखचैन को कालावाली सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले इनेलो बसपा गठबंधन की पहली लिस्ट में 4 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज से सदस्यता अभियान शुरू किया। अभियान का शुभारंभ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सदस्यता का नवीकरण प्रमाण पत्र देकर किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्तमान सदस्यों को अपनी सदस्यता का नवीकरण करवाना होगा। पार्टी संविधान के अनुसार प्रत्येक 5 से 6 वर्ष पर सदस्यता अभियान चलाया जाता है। ये अभियान आज से 10 नवंबर तक विभिन्न चरण में संपन्न होगा। पहला चरण 25 सितंबर को पूरा होगा। मिस कॉल देकर या पार्टी की वेबसाइट या अन्य डिजिटल माध्यमों से सदस्यता ली जा सकती है। और जो उनके माध्यम से ये सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा, उसके लिए जो उन्होंने हामी भरी कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधान सेवक होने के नाते 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व करने के नाते प्रशासन की बारीकियों में दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोगों के लिए वो आदर्श हैं जिन्होंने हमेशा इस बात को अपने आप में जिया है कि संगठन सर्वोपरि है और संगठन प्रथम है। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। पूर्व सीएम की संपत्ति आय से 103% अधिक पाई गई थी। राउज एवेन्यू एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढल मान चुके हैं कि वर्ष 1993 से 2006 के बीच चौटाला ने अज्ञात स्रोतों से संपत्ति जुटाई थी। कोर्ट ने इससे पहले के फैसले में कहा था कि चौटाला ने अज्ञात स्रोतों से 2.81 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी। विधानसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करने के लिए नूंह जिला प्रशासन ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। चुनाव के लिए जिले की नूंह,
फिरोजपुर झिरका तथा पुनहाना विधानसभा सीट पर इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनों की पहली रैंडमाइजेशन बैठक आज लघु सचिवालय में आयोजित की गई, जिसमें राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों को भी आमंत्रित किया गया। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि जिले में करीब 6.5 लाख से अधिक मतदाता इस बार अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान तथा मतगणना की तारीखों में बदलाव किए हैं। जिले भर में लगभग 655 बूथ इस बार बनाए गए हैं। और जो गणना होगी, मतदान गणना, वो 8 तारीख को इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशों पे हमने जो ईवीएम थी वेयर हाउस से निकलवा के उसका जो एफएलसी कराई, और एफएलसी करा के जो बीएल के जो प्रतिनिधि उनके द्वारा किया गया, और उसके जिसमें कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज भी आमंत्रित थे। उन्होंने उनके दिशा निर्देश में सीसीटीवी कैमरे के अंदर हमने किया। उसके बाद अब क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, हमने उनका जो विधानसभा वाइज उनकी फर्स्ट रैंडमाइजेशन की है। पैरामिलिट्री बल के साथ नूह, फिरोजपुर झिरका व पुनहाना में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रक्रिया में पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की। डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि जिले की सीमाओं पर 13 इंटरस्टेट नाके लगाए गए हैं। फ्लैग मार्च का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा की भावना पैदा करना है, ताकि वो निर्भीक होकर अपना मतदान कर सकें। 13 इंटरस्टेट नाके जो नेबरिंग स्टेट है उसके साथ लगाए गए हैं, जिन पर पुख्ता चेकिंग की जा रही है। आने जाने व्हीकलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त अवांछित तत्व जो होते। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सोहाना के गांव दोहला शहीद विकास राघव के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीद के परिजनों को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास ने देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, जो सदियों तक याद रखी जाएगी। इस दौरान गांव के लोगों ने शहीद के नाम पर एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें सड़क का नाम शहीद विकास के नाम पर रखने और उनके घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी की मांग शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इन मांगों को पूरा किया जाएगा। आतंकवादियों के मंसूबे किसी भी रूप में पूरे नहीं होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले में पूरी सख्ती के साथ निपट रही है। वहीं सीमा पर तैनात जवान भी आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आतंकवादियों से सामना हुआ है। इस मातृभूमि को वो शहीद हुए हैं। राघव जी जो कि देश का बालक है, देश को गर्व है अपने विकास कार्यों के ऊपर। आज परिजनों से मिलने के लिए यहाँ की टोला गांव में आया। तो राघव के ऊपर हमें गर्व, हमारी सरकार और नौजवान साथी, हमारे आदमी जवान। पंजाब में अमृतसर के ब्यास में स्थित डेरा राधा स्वामी के मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। उन्होंने 45 वर्षीय जसदीप सिंह गिल को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। उन्होंने बतौर गुरु नाम देने का भी अधिकार होगा। डेरा ब्यास का काफी प्रभाव है। इस संबंध में सभी सेवादार इंचार्जों को भेजे लेटर में कहा गया कि पूज्य संत सतगुरु एवं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संरक्षण बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने सुखदेव सिंह गिल के पुत्र जसदीप सिंह गिल को राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी का संरक्षण मनोनीत किया है। वो 2 सितंबर 2024 से तत्काल प्रभाव से संरक्षक के रूप में उनका स्थान लेंगे। सोमवती अमावस्या के अवसर पर आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर देश भर से आए श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान और पिंडदान किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म सरोवर पर पिंडदान और तर्पण से पितरों को आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं ने कहा कि कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान करने का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ में ही उन्हें आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। स्नान करने की तैयारी बड़ी आकर यहाँ खुशी होती है, आत्मा को शांति मिलती है, मन प्रसन्न होता है जी। पहले भी हमारी, मैं भाभी दिल का सेवादार हूँ, हमारी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, सुरक्षा के लिए आते हैं, पुलिस के साथ हमारी ड्यूटी लगती है। बहुत ही पवित्र जगह है,
और पुराणों में बहुत वर्णन है। यहाँ का स्नान का इतना महत्व है कि पूछो मत। सूर्य ग्रहण लगता है ना, उस वक्त हमारी ड्यूटी भी लगती है और स्नान भी करते हैं, हम लोगों को स्नान करवाते भी है। कि सोमवती अमावस्या का बड़ा महत्व है और ब्रह्म सरोवर पर स्नान करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। उधर जींद के पांडु पिंडारा स्थित पिंड तारक तीर्थ पर भी आज सोमवती अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान किया तथा पिंडदान कर तर्पण किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। रविवार की रात धर्मशालाओं में सत्संग तथा कीर्तन चलते रहे। आज सुबह से श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान किया तथा पिंडदान शुरू कर दिया, जो शाम तक चलता रहा। श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ स्थित पिंड तारक तीर्थ पर पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है। महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर यहाँ पिंडदान करने का विशेष महत्व है। की थी, लेकिन सोमवती अमावस्या नहीं आई थी। उसके बाद ये सोमवती अमावस्या आई और इसको श्राप भी दिया था। पांडवों ने बताते हैं बुजुर्ग कि भाई कलयुग के अंदर तू ऐसे ही आती रहेगी, बार बार आती रहेगी। जैसे हमने 12 साल में उस टाइम उनके युग में नहीं आई थी, लेकिन कलयुग में अब ये हर साल में 6 महीने में 8 महीने के बाद सोमवती अमावस्या आ जाती है। इस अवसर पर पिंड तारक तीर्थ के संबंध में किंवदंती है कि महाभारत युद्ध के बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पांडवों ने यहाँ 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा में तपस्या की। बाद में सोमवती अमावस्या के आने पर युद्ध में मारे गए परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। तभी से ये माना जाता है कि पांडु पिंडारा स्थित पिंड तारक तीर्थ पर पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।